फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। टॉपिक है एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। इसमें जानेंगे एयर रेफ्रिजरेटर रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में जानेंगे। इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द कार्नोट साइकिल कंसिडर्ड इन द रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जब कार्नोट साइकिल रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में कंसिडर्ड करता है, सो वी नो दैट द हीट वर्क इंजन वर्किंग on Carnot cycle has the highest possible efficiency. Similarly, our refrigerating system working on the revised Carnot cycle will have the maximum possible coefficient of performance. We also know that it is not possible to make an engine working on the Carnot cycle. Similarly, it is also not possible to make a refrigerating machine working on a reversed Carnot cycle. Reversed Carnot cycle एयर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में कैसे काम कर रहा है। सो इन रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम द कार्नोट साइकिल कंसिडर्ड न रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में कार्नोट साइकिल जब कंसिडर करता है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल तब कंसिडर करते हैं जब हीट इंजन में जो वर्किंग होता है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी ना पॉसिबल हो सके। हाईएस्ट वर्किंग एफिशिएंसी को पॉसिबल बनाने के लिए हम रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकल सके, जहाँ पर हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी हो। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी निकालने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम निकालने के लिए, उसमें हम रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। रिवर्स्ड कार्नोट में साइकिल में मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी निकलती है। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ कोफिशिएंट परफॉर्मेंस भी होता है संभव इसमें रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में। ये आप डायग्राम देखेंगे, इसमें पीवी और टीएस डायग्राम बनाया हुआ है। ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के लिए। ये वर्टिकल में है, ये प्रेशर है, और हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल है। तो प्रेशर और वॉल्यूम मिलकर के प्रेशर और वॉल्यूम मिलकर के पीवी डायग्राम बनता है। पीवी डायग्राम में जो कि आप डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन कर रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। 1 to 2, 1 to 2 में क्या होता है? इसमें 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन होता है और इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन होता है। 1 to 2 में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन हो रहा है। इसके अलावा 2 to 3 में आइसोट्रोपिक कंप्रेजन होगा। इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन, इसमें आइसोट्रोपिक कंप्रेशन होगा 2 to 3 में, और प्रेशर इंक्रीज होगा। और अब देखेंगे 2 से 3 से 4 के लिए, 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा और इसमें प्रेशर डिक्रीज होगा, कम होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा 4 to 1 में देखें तो 4 to 1 में भी प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और इसमें आइसोट्रोपिक एक्सपांसन हो रहा है। तो एक इसमें कंप्रेजन होता है और एक एक्सपांसन होता है। आइसोट्रोपिक कंप्रेजन होता है और आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। आइसोट्रोपिक कंप्रेजन होता है और आइसोट्रोपिक एक्सपांसन होता है। सो इसमें 1 to 2 प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इसके अलावा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और इसमें आइसोट्रोपिक कंप्रेजन हो रहा है। 2 to 3 में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और आइसोट्रोपिक कंप्रेजन हो रहा है। 3 to 4 में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन हो रहा है और उसमें प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और 4 to 1 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और उसमें आइसोट्रोपिक एक्सपांसन हो रहा है। तो इसमें 4 स्टेजें होती हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। 1 to 2 में क्या हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेजन, और 2 to 3 में आइसोट्रोपिक कंप्रेजन, और 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, और 4 to 1 में आइसोट्रोपिक एक्सपांसन। तो इसमें बताया गया है जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन कंप्रेजन होता है उसके जस्ट सामने आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। आइसोट्रोपिक कंप्रेजन के सामने आइसोट्रोपिक एक्सपांसन होता है। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, 1 to 2 में प्रेशर इंक्रीज होगा, 2 to 3 में प्रेशर इंक्रीज होगा, और 3 to 4 में प्रेशर डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, और 4 to 1 में प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इसमें हम ये डायग्राम बनाने के बाद इनमें पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। जो वर्टिकल है, वर्टिकल में यहाँ पर ये प्रेशर मेंशन करेंगे और यहाँ पर वॉल्यूम मेंशन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट का हम मेंशन करेंगे तो P1 हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट का करेंगे तो P4 हो जाएगा, सेकंड पॉइंट के लिए प्रेशर मेंशन करेंगे तो P2 हो जाएगा, थर्ड पॉइंट के लिए प्रेशर मेंशन करेंगे तो P3 हो जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी 1 पॉइंट के लिए लेंगे तो V1 आ जाएगा, 2 पॉइंट के लिए लेंगे तो V2, थर्ड पॉइंट के लिए लेंगे तो V3, और फोर्थ पॉइंट के लिए लेंगे तो P4। इस तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम मिलकर के एक डायग्राम बनता है जिसको हम पीवी डायग्राम बोलते हैं। इसके बाद पीवी डायग्राम के बाद
इसमें हम जानेंगे TS डायग्राम। तो ये बनाएगा, ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी है। तो टेम्परेचर को हम T से नोट करते हैं और एंट्रोपी को S से नोट करते हैं। तो इसके लिए दोनों मिलकर के बनता डायग्राम, इसको हम TS डायग्राम बोलते हैं। TS डायग्राम में प्रोसेस क्या होती है, ये फर्स्ट पॉइंट है, 1 to 2 होता है, वही होता है 1 to 2 में आइसोट्रोपिक कंपैरिजन होता है, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। और 2 to 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इसमें क्या होता है, आइसोट्रोपिक कंपैरिजन होता है। और 3 to 4 में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसमें एंट्रोपी जो होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और इसमें क्या होगा 3 to 4 में क्या होता है, आइसोट्रोपिक एक्सपांसन होता है। 4 to 1 में आइसोट्रोपिक एक्सपांसन होता है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इसमें आप देखेंगे 1 to 2 में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 1 to 2 में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। 2 to 3 में इसमें क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और 3 to 4 में टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। 4 to 1 में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो इसमें हमने दो को मेंशन करना है, 4 to 1 और 2 to 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट और T इक्वल टू C मतलब कांस्टेंट है, और यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट है। ये टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसके अलावा हम इसमें मेंशन करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, अगर हम टेम्परेचर के लिए मेंशन करना है तो T1 हो जाएगा, और फोर्थ पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा। क्योंकि ये बराबर है इसलिए हम T1 इक्वल टू T4 लिख देंगे। सिमिलरली 2 पॉइंट के लिए लेंगे टेम्परेचर तो T2 हो जाएगा, और 3 पॉइंट के लिए लेंगे अगर हम तो आ जाएगा T3, और ये दोनों कांस्टेंट है इसलिए T2 इक्वल टू T3 हो जाएगा। फिर इसी टाइप से हम एंट्रोपी में करते हैं। तो एंट्रोपी में क्या होता है, थर्ड पॉइंट के लिए S3 हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट के लिए S4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा S3 इक्वल टू S4 के बराबर। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट का हो जाएगा S2, फर्स्ट पॉइंट का हो जाएगा S1, तो S1 इक्वल टू S2, ये भी एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट यहाँ मीट कर रहा है इसलिए 3 डेज लिख दिया, 2 पॉइंट मेंशन कर रहा है मीट कर रहा है तो इसको 2 डेज लिख दिया। तो ये जो डायग्राम बनता है ये टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम होता है, जिसको हम TS डायग्राम भी बोलते हैं। तो हमको PV और TS डायग्राम याद रखना है। अगर तो PV और TS डायग्राम के लिए PV डायग्राम इस टाइप से बनाना है और TS डायग्राम इस टाइप से बनाना है। रिवाइज्ड साइकिल है ये। रिवाइज्ड कार्नोट साइकिल में अब इसमें हम जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन रिवाइज्ड कार्नोट साइकिल। रिवाइज्ड कार्नोट साइकिल में रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम COP बोलते हैं, कॉप कहलाता है। COP R का मतलब रेफ्रिजरेशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू फार्मूला होता है हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। जो हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपॉन वर्क डन रहेगा, वो इसका रेशो, दोनों का रेशो जो होता है हीट का और वर्क डन को, उसको ही हम उस रेशो को कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं, जिसको हम COP कहते हैं। हीट एब्जॉर्ब मतलब QA लिख सकते हैं, और वर्क डन क्या होता है, हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, तो QR माइनस QA हो जाएगा। तो इसमें आपने साइकिल में देखा Q4 to 1 में जो है उसमें हीट एब्जॉर्ब करेगी, और Q2 to 3 जो है पॉइंट जो हमने PVTS डायग्राम देखा है उसमें क्या है, 2 to 3 में हीट रिजेक्टेड करेगी और 4 to 1 में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगी। हमको याद करना पड़ेगा कि किस में हीट एब्जॉर्ब करेगी और किस में हीट रिजेक्ट करेगी। तो 4 to 1 जब स्टेज रहेगी तो 4 to 1 में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगी, और 2 to 3 में क्या होगा, हीट रिजेक्ट करेगी। इसमें दो पॉइंट याद रखना, तो Q4 to 1 आ जाएगा यहाँ, Q2 to 3 और माइनस Q4 to 1, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब QA अपॉन हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड। इसके अलावा Q4 to 1 अपॉन Q2 to 3 माइनस Q4 to 1। क्योंकि आपको मालूम है ये जो होता है इसके लिए हम लगा सकते हैं फार्मूला T1 इंटू S2 माइनस S3 होता है, और जब Q2 to 3 के लिए आता है T2 S2 माइनस S3, और माइनस ये आ जाएगा 4 के लिए T1 S2 माइनस S3 ये होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 यहाँ पर ये कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा S2 माइनस S3, और यहाँ पर T1 S2 माइनस S3 हो जाएगा। तो S2 माइनस S3 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1 बचेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेट जो रहेगा उसका फार्मूला रहेगा मेन ये रहेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1। हमको ये फार्मूला याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, रिवाइज्ड कार्नोट साइकिल के लिए। तो अगर हम रिवाइज्ड कार्नोट साइकिल के लिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला लगाना पड़े तो हमको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा T1 अपॉन T2 माइनस T1 रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट भी है इसमें।
कुछ इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सबसे पहली बात है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप, जो कि हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। हीट पंप में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप के लिए जो फार्मूला होता है वो हीट कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का जो होता है, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल होता है, उसका +1 होता है। तो COP कोप हीट पंप इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट +1 होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट का क्या होता है, ये होता है T1 अपॉन T2 माइनस T1 +1 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा T2 अपॉन T2 माइनस T1 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम सेपरेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऊपर T2 बचेगा और यहाँ T2 माइनस T1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा इसको हम LCM ले लेंगे, इसके बाद यहाँ ऊपर ले जाएंगे, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें बचेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप के लिए अगर हमको फार्मूला लगाना है तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए रहेगा ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल T1 अपॉन T2 माइनस T1, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप के लिए रहेगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। कोएफिशिएंट या परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप के लिए फार्मूला होगा हीट इंजन के लिए रहेगा COPE इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट रिजेक्टेड। तो इसमें आ जाएगा T2 माइनस T1 H2 माइनस H3 अपॉन T2 H2 माइनस H3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा T2 माइनस T1 अपॉन T2। क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल होता है तो 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप के बराबर होता है। तो हम क्या है, इसमें 3 फार्मूले याद रखना पड़ेगा अगर हमको कभी भी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल या फिर रेफ्रिजरेंट के लिए अगर हमको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना हो, उसके लिए हमको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट या रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल एक ही चीज़ है, रेफ्रिजरेंट और रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के लिए रहेगा COP R इक्वल टू T1 अपॉन T2 माइनस T1 रहेगा। और अगर हमको हीट पंप के लिए निकालना हो तो हीट पंप के लिए फार्मूला रहेगा कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस का T2 अपॉन T2 माइनस T1। फिर कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन के लिए फार्मूला जो रहेगा हीट इंजन के लिए वो रहेगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 रहेगा, या फिर इसको हम ये वाला भी लगा सकते हैं 1 अपॉन कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। अगर हम हीट पंप का कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस निकालते हैं तो 1 अपॉन रेशियो में लिख देंगे तो वो कोएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन आ जाएगा। या फिर हम ये फार्मूला लगा सकते हैं T2 माइनस T1 अपॉन T2, T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू और T2 की रख देंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे तो हीट इंजन के लिए। तो तीनों का कंपैरिजन है, इसमें तीनों का हमको फार्मूला याद रखना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। इस तरीके से हम जानते हैं इसमें कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेंट, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन निकालते हैं इस टाइप से। अब इसका हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।